नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर सदस्यों की शंकाओं का आंकड़ों के साथ समाधान किया तो विपक्षियों द्वारा उठाए गए सवालों पर भी जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से अच्छे प्रावधानों का विरोध करना उचित नहीं है। बजट के माध्यम से देश के हर वर्ग और राज्य का ख्याल रखा गया है। विपक्षी दलों को बजट प्रावधानों को पूरा पढ़ने की जरूरत है। आम बजट पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में किसी राज्य का नाम नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि उसे पैसे जारी नहीं किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत अगले 5 वर्षों में भी जारी रहेगा और हम तब तक इसे जारी रखेंगे जब तक भारत विकसित देश नहीं बन जाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देते हुए कहा कि सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने पर जोर दे रही है और इसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-2014 के कृषि बजट के मुकाबले किसानों के लिए काफी अधिक बजट दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान निधि और कृषि बीमा की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों पर 11 लाख करोड़ खर्च किए गए, जबकि कांग्रेस ने किसानों के लिए सिर्फ झूठे दावे किए। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आई उसके साथ महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दालों और अनाज के भरपूर भंडारण की व्यवस्था पर जोर दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने अपनी किताब में लिखा है कि यूपीए के दौरान वित्त मंत्रालय आरबीआई पर अपनी ब्याज दरों को नरम करने के लिए दबाव डालता था और लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए विकास की एक गुलाबी तस्वीर पेश करता था। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। केरल के वायनाड में भूस्खलन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि 23 जुलाई को केंद्र सरकार ने केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी थी, जिसमें वहां पर गंभीर स्थिति होने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसकी केरल सरकार द्वारा अनदेखी की गई। वायनाड की घटना पर राज्यसभा में भाजपा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वायनाड की सांसद रहते यदि राहुल गांधी वहां की समस्या को प्रधानमंत्री के सामने उठाते तो आज 143 लोगों की जान बच सकती थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी वायनाड के चूरलमाला के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल ने कहा कि ये सिर्फ केरल के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक परीक्षा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। केरल के वायनाड भूस्खलन त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार वायनाड में हर संभव मदद कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए वायनाड पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कलपेट्टा में एक राहत शिविर का भी दौरा किया। राज्यसभा में एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षाओं का संचालन ठीक से नहीं किए जाने से संबंधित प्रश्नों का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। कहा कि देश में मध्यम वर्ग की उम्मीदें बढ़ी हैं, इससे शिक्षा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा माहौल में आगे बढ़ाने की संकल्पना में भी सुधार हुआ है।
लोकसभा में बुलेट ट्रेन से जुड़े सवाल का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बुलेट ट्रेन के डिजाइन जो शुरू में बाहर से सीखने में आती थी, जैसे 40 मीटर का एक सिंगल पीस गार्डर है, उसको उठाने के लिए जो क्रेन है, आज उस क्रेन का डिजाइन पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत में बनने लगा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जाति के नाम पर देश को कमजोर कर अराजकता और हिंसा फैलाना चाहती है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के जाति के नाम पर देश और सेना का मनोबल तोड़ने का काम जारी है। राहुल गांधी के बजट बनाने वाले अधिकारियों में ओबीसी अधिकारियों की भागीदारी को लेकर लगाए गए आरोप पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जाति वाले मुद्दे पर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को घेरा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में जाति को लेकर नीति स्पष्ट नहीं है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जाति वाले बयान को लेकर कांग्रेस के हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जाति जनगणना तो कराना चाहते हैं, लेकिन सदन के अंदर जाति पूछने पर आपत्ति जताते हैं। ईडी ने हिमाचल के ऊना से कांगड़ा तक कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। ऊना में बांके बिहारी हेल्थ केयर अस्पताल में ईडी ने छापेमारी की। अस्पताल के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के अलावा आयुष्मान भारत योजना में अनियमितता की सूचना के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है। लखनऊ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। राज्य की विधानसभा में भी जलभराव देखने को मिला। 7 नंबर और 8 नंबर गेट के पास काफी ज्यादा पानी भर गया, जिसके कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। भारी बारिश से लखनऊ शहर में भी जलभराव और जाम की समस्या हो रही है। बारिश के चलते नगर निगम के ऑफिस में भी पानी भर गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप नेता ने कहा है कि दिल्ली सरकार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार द्वारा कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लाने के बयान पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोचिंग हादसे के लिए स्थानीय विधायक, पार्षद, एमसीडी के कर्मचारियों के साथ साथ स्वयं आतिशी भी जिम्मेदार हैं। दिल्ली एनसीआर में कई भागों में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद उमस और पसीने से बेहाल लोगों को राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के भी हालात बन गए हैं। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल बने। रांची के राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित एक समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसएन प्रसाद ने संतोष गंगवार को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। मुंबई में सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मणिपुर के राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में राजभवन में शपथ ली। कटारिया को दूसरी बार राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब और यूटी के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को अचानक पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। बगैर किसी पूर्व सूचना के उन्हें पद से मुक्त किए जाने से कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। एम्स नई दिल्ली में एक ऐसा लाउंज तैयार किया जाएगा जैसा आप एयरपोर्ट में देखते हैं। इस लाउंज में एक साथ एक समय में 500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इससे एक दिन में 5000 से अधिक लोग सभी सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे।
संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरपर्सन की सरकार ने घोषणा कर दी है। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रीति सूदन की नियुक्ति 1 अगस्त से लागू होगी। एक तरफ जहां कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं, वहीं ठंडी वादियों के लिए जाना जाने वाला लद्दाख इन दिनों गर्मी की चपेट में है। यहां तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को नई दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई 4 पुस्तकों का विमोचन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी है। उन्हें यूपीएससी की सभी परीक्षाओं से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में धोखाधड़ी से लाभ लेने के आरोप में पूजा खेडकर को 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन पूजा खेडकर ने निर्धारित समय सीमा के अंदर धोखाधड़ी के मामले में स्पष्टीकरण नहीं दिया। यूपी के शहर अलीगढ़ में 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद होंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले करीब 2000 छात्रों का परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि असम के सवाई देव में स्थित स्मारक को वर्ल्ड हेरिटेज धरोहर में शामिल किया गया है। अब तक भारत में 43 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के धरोहर में शामिल है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक अध्यादेश 2024 विधानसभा में पारित हो गया है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यानी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने संबंधी बिल पेश किया था। योगी सरकार ने लखनऊ के बगल के उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के कई हिस्सों को मिलाकर एससीआर बनाने का फैसला किया है। एससीआर बनने से यहां के लोगों को एनसीआर की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के शहीदी सप्ताह के दौरान भैरमगढ़ एरिया कमेटी के अंतर्गत 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। माओवादियों ने भेदभावपूर्ण नीति, उपेक्षा एवं माओवादियों के जीवन शैली व खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 लाख रुपए का इनामी DAKMS अध्यक्ष भी शामिल है। डीएसपी तारेश साहू ने बताया कि वर्ष 2024 से अब तक कुल 142 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। कानपुर नगर में ईडी की टीम ने जाजमऊ के वाजिदपुर में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी की टैनिंग इंडस्ट्रीज पर छापेमारी की। 2022 में इरफान के करीबी के नाम पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर टेंडरी व अन्य कारोबारियों को जमीन किराए पर देने की शिकायत की गई थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में इनकी न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि केवल सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। ईडी के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे मामले में 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने वाहन चालक मनोज कथुरिया और बेसमेंट के मालिक तेजिंदर, हरविंदर, परविंदर व सरबजीत को हिरासत में ले लिया था। घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे कारोबारी दिन निशान पर बंद हुए। दिन के अंत में सेंसेक्स 286 अंक की तेजी के साथ ऑल टाइम हाई क्लोजिंग का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 81,741 अंक के स्तर पर बंद हुआ।
दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बाद दिन के अंत में निफ्टी लगभग 94 अंक की मजबूती हासिल करते हुए 24,951 अंक के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख का असर रुपये पर भी देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की तेजी के साथ 83.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ने सर्वसम्मति से भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया है। संगठन का उद्देश्य क्षेत्र में सहयोग, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत के यात्रियों को बेहतर डिजिटल टिकटिंग अनुभव प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। दोनों संगठनों के बीच साझेदारी के बाद यात्री एयरटेल पेमेंट्स बैंक की ओर से जारी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से नमो भारत ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही में कोल इंडिया के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया का शुद्ध लाभ 47% बढ़कर 3,650 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारी मुनाफा दर्ज किया। बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ 10% बढ़कर 4,458 करोड़ रुपए हो गया। टाटा स्टील का जून 2024 को समाप्त तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा 75% बढ़कर 918.57 करोड़ रुपए हो गया। खर्चों में कमी की वजह से कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया। ऑटोमेकर कंपनी टोयोटा महाराष्ट्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा कर चुकी है। बेंगलुरु के पास वाहन संयंत्र के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को ठेका मिला है। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। ऑनलाइन भुगतान के दौरान ग्राहकों को जालसाजी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सकारात्मक पहल की है। उपभोक्ताओं को जालसाजी से निजात दिलाने के लिए आरबीआई ने पेमेंट के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ही गैर बैंक भुगतान व्यवस्था से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने में सहायता मिलेगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। फाम मिन्ह दोनों देशों के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और विस्तारित करने के लिए 3 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत और वियतनाम के बीच सभ्यतागत संबंध हैं। ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिये की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव काफी बढ़ गया। बुधवार को हमास ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान स्थित हानिये के घर पर हुए मिसाइल हमले में उसकी मौत हुई। इस हमले की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पिछले साल हुए इजराइल पर हमले के बाद उसने हमास नेतृत्व को खत्म करने का संकल्प जताया था। इस बारे में अभी तक इजराइल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। दरअसल हानिया कतर में रहता था, लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के पदभार ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए ईरान आया था। हानिया के साथ उनका एक सुरक्षाकर्मी भी मारा गया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने इस्माइल हानिये की हत्या पर कड़ी निंदा की है और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार बताते हुए उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हमास के सबसे महत्वपूर्ण समर्थक ईरान ने 3 दिनों के शोक की घोषणा की है। हमास ने कहा है कि हानिये की हत्या के दूरगामी परिणाम होंगे, जबकि हुतियों ने कहा है कि इससे गाजा युद्ध का परिदृश्य बदल जाएगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि गाजा में हमास कमजोर नहीं पड़ने वाला है। ईरान की हमले की धमकी के बाद इजराइल ने कहा कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई से निपटने के लिए बेहद हाई अलर्ट पर है।
संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा है कि हानिया की मौत का जवाब विशेष अभियानों के जरिए देने की ईरान की धमकी से सिर्फ पछतावा ही होगा। वहीं जर्मनी और रूस ने पश्चिम एशिया के सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। 62 वर्षीय हानिया 7 अक्टूबर के हमलों के बाद मारा जाने वाला हमास का सबसे वरिष्ठ नेता है। हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख था। हमास ने 16 फरवरी 2006 में हानिया को फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया था। हानिया को 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। हालांकि अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। गाजा में युद्ध विराम के लिए वार्ता के प्रयासों में हानिया की बड़ी भूमिका थी। हानिया की मौत के बाद माना जा रहा है कि युद्ध विराम के प्रयासों में देरी हो सकती है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने युद्ध विराम तक पहुंचने के महत्व को किसी तरह कम नहीं किया जाना चाहिए, ये कहा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और गाजा में युद्ध विराम की दिशा में काम जारी रखने पर चर्चा की। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। ये प्रदर्शनकारी चुनाव नतीजों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव परिणामों में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी वेनेजुएला के कई शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं। चुनाव परिणाम के मुताबिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 51.2%, वहीं विपक्षी नेता गोंजालेज को 44.2% वोट मिले। ब्रिटिश और पाकिस्तान की दोहरी नागरिकता वाले कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक अंजेम चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसे आतंकी संगठन का संचालन करने के लिए दोषी पाए जाने पर 28 साल की सजा सुनाई गई। 57 वर्षीय अंजम चौधरी को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल मुहाजिरून का संचालन करने और ऑनलाइन माध्यम से इसके प्रचार के लिए दोषी पाया गया है। कोर्ट ने चौधरी को पैरोल के आवेदन करने के योग्य होने के लिए पहले कम से कम 28 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने आपातकाल की स्थिति को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। राज्य मीडिया के मुताबिक जुंटा ने कई मोर्चों पर संकट का सामना करने के लिए आपातकाल की अवधि में इजाफा किया। सेना द्वारा संचालित MRTV मीडिया ने कहा कि सैन्य नियंत्रित राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने मतदाता सूचियों को नियमित कराया जा रहा है। जुंटा ने एक बार फिर अगले साल चुनाव कराने का वादा किया। भारत की स्टार महिला शटलर महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज में दमदार खेल दिखाते हुए एस्टोनिया की क्रिस्टन कुब्बा को सीधे गेम में हरा दिया। पीवी सिंधु ने पहला गेम 21-5 और दूसरा गेम 21-10 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पेरिस ओलंपिक में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 4 जोनाथन क्रिस्टी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। लक्ष्य सेन ने जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेम में पटखनी दी। भारतीय बैडमिंटन ने 58 मिनट में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-18, 21-12 से शिकस्त दी। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज कर और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने ये मुकाबला सर्वसम्मति से जीता। लवलीना ने महिला 75 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे की सुनीवा होफस्टाई को मात दी। लवलीना ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला राउंड अपने नाम किया था। भारत के स्टार निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 590 का स्कोर बनाया और 7वें स्थान पर रहे।
ओलंपिक में अपना डेब्यू करने वाली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला मनिका बत्रा के बाद भारत की दूसरी ऐसी टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है जिसने ओलंपिक के प्री क्वार्टर में जगह बनाई है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का पेरिस ओलंपिक में टेबल टेनिस स्पर्धा के एकल में चुनौती अब खत्म हो गई है। मनिका बत्रा को प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की मियू हिरानो के खिलाफ 4-1 से हार झेलनी पड़ी। दीपिका कुमारी महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका ने नीदरलैंड्स की क्विंटी रोएफेन को 6-2 से हराया। दीपिका का अंतिम 16 का मुकाबला 3 अगस्त को होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना जर्मनी की मिशेल क्रोफेन से होगा। देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के खेल को मजबूती देता सुब्रोतो कप के 63वें संस्करण की शुरुआत 5 अगस्त से होने जा रही है। ये प्रतियोगिता 11 सितंबर तक चलेगी। दिलजीत दोसांझ और नीरू बावजा की फिल्म जट एंड जूलियट 3 ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बॉक्स ऑफिस पर 107 करोड़ के कारोबार करने के साथ ही ये सबसे अधिक कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म बन गई है। जॉन अब्राहम स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म वेदा का टीजर जारी हो गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अभिनेता महेश बाबू के 49वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनकी फिल्म मुरारी को फिर से रिलीज किया जाएगा। मुरारी की टिकटों की बुकिंग 3 अगस्त से शुरू हो जाएगी। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद फिल्म कल्कि ने उत्तरी अमेरिका में भी इतिहास रच दिया है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में अब तक कुल 154 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया।